यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं एक एक ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो उसको देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फ्रांसीसी आक्रमण के आशंका के कारण लागू किया गया प्रेस अधिनियम कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रेस सेंसर एक्ट 1799, दूसरा है लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, प्रेस अधिनियम 1835, पंजीकरण अधिनियम 1867। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये देखेंगे कि फ्रांसीसी आक्रमण कब होने का सेंस बनता है। अब देख, जब नेपोलियन था उसने जो है पूरे विश्व में विस्तारवादी नीति को अपनाया था, जो यूरोपीय व्यवस्था भी इसने लागू की थी। अब इसके व्यवस्था के तहत देखें, नेपोलियन ने पूरे विश्व पर राज करने की एक नीति बनाई थी। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद में ये वहाँ का सम्राट घोषित होता है या चांसलर घोषित होता है। उसके बाद पूरे विश्व में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सेनाधिपतियों को भेजता है अलग अलग विश्व के कोने में। तो इसी के आक्रमण को डर कर देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 लाती है। फ्रांसीसी कंपनीज के साथ जो हमारे टीपू सुल्तान था वो टाई अप कर रहा था और इंडिया में नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा था, जैसे गोले बारूदों की और तोपों की जो टेक्नोलॉजी थी, सैनिकों के प्रशिक्षण की बात फ्रांसीसी पैटर्न पर की जा रही थी। तो इन सबको देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काफ़ी डर गई थी और इसके रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 लेके आई थी। अब इसका बात करें कि ये किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, तो उस समय गवर्नर जनरल था हमारा 1799 में लॉर्ड वेलेजली, जिसका शासनकाल रहा था 1798 से 1905 के बीच। अब इसमें बात करें तो इसके शासनकाल में कौन कौन से ऐसी नीतियां हुई थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही थी फ्यूचर इंडिया के लिए। तो पहला ये आता है, इसने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को भी शुरुआत इसने की थी, जिसके तहत ये था कि जो देशीय राजाएं होते थे यानी भारतीय रियासतें जो होती थी उसके साथ टाई अप करता था और उसके जो इंटरनल मैटर है उसको छोड़कर ये इसके विदेशी मामले जो होते थे देशी रियासतों के या भारतीय रियासतों के, उनके किसी भी अन्य यूरोपीय कंट्री के साथ या यूरोपीय कंपनी के साथ इसकी टाई अप को रोकता था, या किसी भी यूरोपीय कंट्री के साथ किसी भी टाई अप होने से पूर्व इसकी सहमति लेनी पड़ती थी। और यहाँ पर ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी देशी रियासतों में अपनी एक टुकड़ी रखती थी सेनाओं की और इसके खर्च जो है देशी रियासतों से ही लेती थी। इस तरह से देखें तो सहायक संधि चालू की गई थी 1798 में और इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन सा राज रहा था, तो हमारा हैदराबाद का निजाम जो था सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। अगर बात करें इसके बाद में कौन किया था, तो मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद सूरत एंड देन आफ्टर सूरत के बाद कर्नाटक ने संधि को एक्सेप्ट किया था। अगर बात करें कि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, तो इसने 1799 का जो है मैसूर युद्ध हुआ था, जो फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ था भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच, जिसको लड़ा था लास्ट में 1799 में टीपू सुल्तान ने, जिसने लास्ट में ये हार गया था और किल। तो इस तरह से ये 1799 का चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता था और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि एक महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 1805 के बीच इसी के शासनकाल के बीच हुआ था और बेसिन की संधि जो हुई थी 1802 में इसी के शासनकाल में हुई थी। और बेसिन की संधि की बात करें तो ये किन के बीच हुई थी, तो ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान पर रहा 2025 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय
भारत ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट प्राप्त की है, जो 1 बिलियन टन जो है कोयला प्रोड्यूस किया है। ये आफ्टर चाइना इंडिया उत्पादन करने वाला ऐसा देश बना है। इसके बात करें इसके अलावा कौन कौन से देश हैं, तो 3rd नंबर पर आता है अमेरिका, 4th पर ऑस्ट्रेलिया और 5th पर इंडोनेशिया है, जो कोयला उत्पादन में अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का फॉरवर्ड पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था 1836 से 1842 के बीच में, और इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो 1838 से 1842 के बीच हुआ था। और वहीं रंजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी 1839 में, इसी के शासनकाल में हुआ था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका बेटा शासक बना था, जिसका नाम था दलीप सिंह। और इसकी बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, इसके साथ साथ इसने शाह शुजा और भारत के जो रंजीत सिंह थे पंजाब के शासक, उनके साथ त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जो 1838 में हुई थी। उसके बाद शाह शुजा जो है उसको काबुल की गद्दी प्राप्त हुई थी, और रंजीत सिंह के मदद से ये गद्दी प्राप्त करने में सफल रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग क्यों नियुक्त किया गया था, इसके क्या कारण थे शिक्षा आयोग नियुक्त करने का। ऑप्शन है हमारे हार्टोग समिति की सिफारिशों के कार्यों की समीक्षा करना, बोर्ड स्ट्राइक के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। थर्ड ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय पर रॉयल कमीशन की समीक्षा करना। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, बोर्ड डिस्पैच के बाद जो शिक्षा में प्रगति थी उसकी समीक्षा करना। हंटर आयोग जो था, हंटर कमीशन है, इसको मुख्य काम कार्य जो था समीक्षा करना, और ये समीक्षा केवल इसको प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक ही करना था। इसका किसी भी तरीके से विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा नहीं करनी थी, या किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय के शिक्षाओं से संबंधित नहीं था। अगर इसके सुझावों की बात करें जो हंटर कमीशन के द्वारा लाई गई थी, तो इसके सिफारिशों में इसने जो है प्राथमिक पाठशालाओं में को नियंत्रित कर दिया। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण जो है 9 संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया गया। ठीक उसी तरह अगर देखें माध्यमिक शिक्षा को, तो माध्यमिक शिक्षा को इसने 2 खंडों में डिवाइड कर दिया। पहला था साहित्यिक और दूसरा रहा व्यवहारिक। साहित्यिक की बात करें तो इसे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए छोड़ दिया गया, और जो व्यवहारिक थे इसमें विद्यार्थियों को व्यवसायिक या व्यापारिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त आयोग ने प्रेसिडेंसी नगर जो थे हमारे, उनके साथ साथ कस्बों और गांव में स्त्री शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन न होने के कारण जो उसको प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। यानी जो 1854 के बाद में बोर्ड डिस्पैच जो लाई गई थी, उसकी कमियों को इस तरह से दूर करने की प्रयास किया गया इसमें। और ये जो सुझाव था इसको अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा को तीव्र गति से विस्तार करने पर ध्यान दिया गया, और जिससे विस्तार हुआ भी। और इसके बात करें तो इसी के परिणाम स्वरूप 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया गया था, उसका क्या उद्देश्य रहे थे। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की जांच करना, प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय स्थापित करना, ब्रिटिश क्षेत्र में सती प्रथा को रोकना, और फोर्थ है बंगाल विभाजन की समीक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की जांच करना। और ये रिपोर्ट जो है 1903 ईस्वी में सबमिट की गई थी। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम जो आए थे 1904 में, उसके तहत स्थापित किए गए थे, न कि एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में की गई आयोग के परिणाम थे।
और ब्रिटिश क्षेत्र में सती प्रथा को रोकने का जो कार्य था ये बहुत पहले ही शुरू हो गया था। यानी इसको बात करें तो इसकी जो पहल जो थी इसके पहले लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही हो गया था 1835 से 38 के बीच में। बंगाल का विभाजन था जो था 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन के समय जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। और 5 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टोटल करंट ओरिएंटेड वीडियो रहेगा। उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं, जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।